वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 12 क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अब चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है हमारा एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। टी हमारा टाइम होता है, जिसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी सेकंड। ठीक है, ये कूलम हमारी ऐसा यूनिट है, इसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है हमारा करंट। जब चार्ज हमारे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बहुत सारे चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के बाद इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कैसे करते हैं? इनके लिए हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसको बोलते हैं हम एमीटर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, जिसको बोला जाता है एमीटर। इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के करंट को मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। इसको मेजर करने के लिए हमारा apparatus होता है, इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं हम एमीटर। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा आगे। कनेक्ट इन सीरीज। इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हमारा कि एक हमारा एनक्लोज लूप जो हम बनाते हैं, वायर, स्विच, बैटरी, इन सबको मिला करके वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि ये हमारा एक बल्ब है, ये हमारा की हो गया, ये बैटरी टर्मिनल हो गया, सेल, सॉरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट होती है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और इसमें ये हमारा सर्किट है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से इस तरह से जाएगा और वापस नेगेटिव। ये साइक्लिक प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ये हमारा है की, इसको बोलते हैं हम की या स्विच। अभी हमारा जो सर्किट है वो क्लोज कंडीशन में है, यानी कि सर्किट क्या है? कंप्लीट है, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। जैसे कि आप स्विच ऑन करते हो फैन ऑन करने के लिए और बल्ब ऑन करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए। जब हमारा स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन कंडीशन में होता है, तो सर्किट हमारा क्लोज्ड होता है, यानी कि सर्किट कंप्लीट होता है। अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा, स्विच अगर हमारा ऑफ होगा, तो सर्किट हमारा ओपन कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा? ओपन कंडीशन में होगा। इतनी बात क्लियर है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसकी ओपन कंडीशन और क्लोज कंडीशन मैंने आपको दोनों बताई है। इसको अच्छे से समझना है और फिर आगे इसके बेसिस से सवाल भी आएंगे और वो हमें करने हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए जितने भी सिंबल्स का यूज़ होता है, चाहे वो ये सेल का सिंबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है हमारा बैटरी, यानी कि हम इसको ऐसे, ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बैटरी का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ाएंगे आपको, उसका सिंबल हमारा ये होता है। ठीक है, सभी सिंबल आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन भी गिवन है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि जब हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज की मूवमेंट कराने के लिए कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, बिना वर्क डन किए तो थोड़ी मूव होगा। अब वो जो वर्क डन होता है हमारा कि एक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, यही होता है हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल हम पानी ले लेते हैं, वाटर, जैसे पानी का पाइप होता है ना, ये पानी का पाइप है, इसको वायर भी मान सकते हो आप। वायर और पानी का पाइप लगभग आप मान सकते हो। पानी हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर इधर प्रेशर हमारा हाई होगा, इधर लो होगा, तो पानी क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगा। एग्जैक्टली सेम, इधर हमारा पोटेंशियल हाई है, इधर हमारा लो पोटेंशियल है, तो जो हमारा करंट है वो हमारा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन की ऐसा यूनिट पता है आपको क्या होती है? जूल होती है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। सी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। इसको वी से डिनोट करते हैं। हमें पता लग गया वर्क डन क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं? इसके मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये इसका कनेक्शन जो होता है हमेशा पैरेलल में होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया? ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। करंट खुद से फ्लो नहीं होगा, करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। और करंट की जो डायरेक्शन होती है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा वायर है, करंट हमारा इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की साइड। तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, अगर हमारा अप्लायंसेस यहाँ है और यहाँ से पावर जा रही है तो करंट ऐसे फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम ओम्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के। कब होता है? जब हमारी सभी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दिया जाए। जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस any conductor is directly proportional to the current flowing in that conductor। मैथमेटिकल वे में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको करते हैं जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके हमें इक्वलिटी का डालना पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, यानी कि V इज इक्वल टू R I। R को बोलते हैं हम, R होता है हमारा रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। क्या होती है? ओम। उसका ये सिंबल होता है। इतनी बात समझ में आई? अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट का ग्राफ प्लॉट करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा करंट, तो जो हमारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, यूनिफॉर्म, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ये देखिए,
तो जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा बढ़ेगा तो वैसे वैसे करंट हमारा बढ़ता रहेगा। तो एक यूनिफॉर्म वे में चलेगा सब कुछ। इतनी बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ ये किसने दिया है? ओम्स ने। ये इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। इतनी बात समझ में आई। ये तो बात हुई हमारी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस निकल गया। रेजिस्टेंस एक तरह से क्या होता है? अपोज करता है करंट को, यानी कि करंट को रोकने की कोशिश करता है। अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो उसको हीट डेवलप कर देगा। जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है हमारा, अगर हमारा ज़्यादा करंट आ रहा है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा आगे जो सप्लाई होगा वो करंट कम होगा, यानी कि अपोज करेगा करंट को। कौन कौन से ऐसे फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? चलिए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? एक एक्सपेरिमेंट छोटा समझेंगे, फिर देखेंगे कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है उसी से समझते हैं क्या होता है। देखिए, हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ L है। हमने इसमें एक एमीटर क्रॉस कनेक्ट कर दिया। एमीटर पता है ना क्या होता है? जो करंट को मेजर करता है, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हमने कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने करंट फ्लो कराया तो एमीटर की रीडिंग आई, हमने नोट डाउन कर ली। जब हमने इसकी लेंथ को L की जगह 2L कर दिया, इनकी डबल कर दिया लेंथ को, तो क्या हुआ? हमारी एमीटर की रीडिंग जो है वो हाफ हो गई, यानी कि आधी हो गई। अगर हमारा करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो हमारा 0.5 एम्पियर फ्लो करने लगा लेंथ को डबल करते ही। हमने सेम लेंथ को अगर हमने उसका एरिया डबल कर दिया, अगर हमने उसका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? बच्चों को समझ में ही नहीं आता क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है हमारा, जैसे कि वायर है तो ये जो हमारा एरिया होता है दिस वन, इसको हम बोलते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जितने एरिया से हमारा करंट फ्लो होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो एमीटर की रीडिंग इंक्रीज होती है। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इतनी सी बात है। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है हमारे लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब दोनों कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इक्वलिटी का डालेंगे, क्या होगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इतनी बात समझ में। रेजिस्टिविटी अगर हमारी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा जो मटेरियल होगा वो एक इंसुलेटर होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अगर रेजिस्टिविटी हमारी कम होगी तो वो एक कंडक्टर होगा, यानी कि मैं अगर देखूं तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁸ से 10⁶ तक ओम मीटर वेरी करती है, तो होता है हमारा कंडक्टर। और जो इंसुलेटर की होती है वो 10⁻12 से 10⁻16 ओम मीटर वेरी करती है, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं हम। ये जो हमारी रेजिस्टिविटी दी हुई है ये हमारे कंडक्टर और एलॉयज़ की है। एलॉयज़, मेटल और एलॉयज़ हमारे जनरली कंडक्टर होते हैं। ठीक है, एलॉयज़ क्या होते हैं? वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? एलॉय जो होते हैं वो जल्दी बर्न नहीं हो सकते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है कंपेरिजन टू उस मेटल के जिनसे वो मिल करके बने हैं। अगर हम सेपरेट मेटल लें तो उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, और एक एलॉय लें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं हमारा रेजिस्टेंस और रजिस्टर क्या होता है। एक ऐसा डिवाइस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट, apparatus या ऐसा कंडक्टर हम कह सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस अप्रोप्रिएट हो और हम यूज़ कर सकें, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है? एक अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टर।
रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। रजिस्टर्स लगाने के दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों ही देखते हैं क्या होता है। ये हमारा सीरीज और ये हमारा पैरेलल। सीरीज और पैरेलल के बाद क्या होगा, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इसको बोलेंगे R1, ये होगा R2 और ये होगा R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये R1, R2, R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट कांस्टेंट रहता है। करंट क्या होगा, कांस्टेंट। इसमें I हमारा कांस्टेंट होगा, इसमें हमारा V कांस्टेंट होता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट कांस्टेंट होगा। आप देखते हैं करंट कांस्टेंट है यानी कि वैरी क्या करेगा, पोटेंशियल निकालते हैं यानी कि V। इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालने के लिए हमारा V होता है, इसके पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें V कांस्टेंट है तो करंट चेंज करेगा, यानी कि करंट निकालते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि तीनों में हमारा डिफरेंट वैल्यू का करंट फ्लो करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले अच्छे से समझते हैं, फिर हम बात करेंगे पैरेलल की। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V होता है, V इक्वल टू हमारा होता है IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वैल्यू पुट कर दो V की, यानी कि IR। इसमें क्या हो जाएगा, करंट तुम्हारा कांस्टेंट है, I इक्वल टू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। IR इज इक्वल टू I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर देखेंगे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा IR इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू निकाल लो, इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। I इज इक्वल टू V अपॉन R, वैल्यू पुट कर दो, यानी कि V इज अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन ले लेते हैं तो V अपॉन R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अच्छा, अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, देखने वाली चीज़ ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है हमारा रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है हमारा, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। अगर किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऐड होता है, इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू हमारी घटती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमारा कम होगा कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज ये है कि इसमें करंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कांस्टेंट करंट रहने की वजह से बहुत सारे ऐसे, अगर हम सभी अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, तो हर किसी अप्लायंसेस को डिफरेंट वैल्यू की ऑफ करंट की नीड होती है ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा तो करंट कांस्टेंट होगा और वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, वो प्रॉपर्ली वर्क भी कर पाएंगे, उनका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट कंजम्पशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होगा। जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है और हम उनको सेपरेटली ऑपरेट भी कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारा,
जैसे कि आपने घर पे दिवाली पे किसी की शादी में लाइट्स यूज़ करते हैं ना, लड़ियाँ, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये रजिस्टर ख़राब हो गया तो आगे के 2 रजिस्टर भी हमारे काम नहीं करेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारा एक रजिस्टर ख़राब हो गया तो बाकी के 2 अच्छे से काम करते रहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट को डिवाइड कर दिया जाता है, करंट हमारा डिवाइड हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। आपने रियलाइज़ किया होगा कि कभी जब हमारा कोई अप्लायंसेस वर्क करता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा गर्म होने लगता है, यानी कि उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो कुछ करंट तो जो है हमारा उस अप्लायंसेस को चलाने में, जैसे कि हमारा कोई फ़ैन है, अगर वो फ़ैन हमारा चल रहा है तो कुछ करंट हमारा उसको चलाने में यूज़ होगा, और बहुत माइनर करंट उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में यूज़ होगा। यानी कि वो क्या होगा, कुछ हमारा हीटिंग इफेक्ट में यूज़ हो जाएगा। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उस हीटिंग इफेक्ट का हम यूज़ कैसे करते हैं, वो क्या होता है, अब देखते हैं। हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है हमारा कि हम पावर कितनी आउटपुट दे रहे हैं। हीट हमारी क्या है, एक एनर्जी है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारा हीटिंग एनर्जी में। इसका हमने यूज़ भी किया है बहुत ज़्यादा। देखिए हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है, हमारी पावर, सबसे पहले होती है पावर। पावर क्या होती है हमारी, जैसे कोई बल्ब खरीद के लाया, उस पर लिखा है 9 वाट या 13 वाट या 26 वाट 23 वाट। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो बल्ब एक 9 वाट का बल्ब है, यानी कि वो पर सेकेंड 9 वाट कंज्यूम करता है। अब 9 वाट कैसे निकल के आती है, यानी कि वो इतने पावर, पोटेंशियल यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम हमारा कंज्यूम करेगा, और चार्ज पर यूनिट टाइम हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट आई, और पावर की ऐसा यूनिट होती है हमारी वाट। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी जो होती है हमारी, कि उसने कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम की, कितनी वाट है उसकी, V इंटू आई पावर और मल्टीप्लाई टाइम। हम उसकी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है हमारी, इसको हम आपकी बुक में हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है H V इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू, ये होता है हमारा जूल। ये क्या होती है हमारी जूल। यहीं अगर हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करें, यानी कि ओम्स लॉ होता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू पुट करते हैं H में, तो H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर इंटू टी, H इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है, ये जो हीटिंग एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे स्क्वायर ऑफ द करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारा रेजिस्टेंस के, जिसमें हमारा कंडक्टर, जिस कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस और करंट फ्लो हो रहा है। जूल्स लॉ का एप्लीकेशन ये है कि अगर किसी कंडक्टर का मेल्टिंग पॉइंट, या कि हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एलॉय है या टंगस्टन है, टंगस्टन एक एलॉय है ना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम यूज़ करते हैं बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब फिलामेंट में, जिसका ज़्यादातर करंट का यूज़ हीटिंग इफेक्ट में प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट देने में यूज़ होता है, और बाकी का जो करंट है वो लाइटिंग इफेक्ट देने में यूज़ होता है। क्योंकि बल्ब क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट देता है हमें। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन। जिन मटेरियल का
मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उनको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज़ करते हैं ताकि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट ना हो। ये तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और लो मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है जैसे कि एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है ना, लेड है। इनका हम फ्यूज़ वायर बनाने में यूज़ करते हैं ताकि अगर हमारा कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, इस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा। ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से इनका मेल्टिंग, ये हीटअप हो जाएंगे और जल्दी मेल्ट होकर के ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ओपन कंडीशन में आ जाएगा। ये होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और ये होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस वीडियो से जो आपको पसंद आया हो, जो आपको समझ में आया हो, वो अच्छी बात है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपके डाउट्स हैं तो वो हमें कमेंट करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें दिया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस पाने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 to 12 चलती हैं जिसमें हमारे काफ़ी बच्चे एनरोल हैं। और ऑनलाइन अब हम क्या समझेंगे इसके बाद, जो हमारा आपके घरों में एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, यानी कि बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं उसमें आप एनर्जी कंजम्पशन कैसे देखते हैं। अब हमारा जो पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है, पावर की जो आपके एनर्जी मीटर लगे हुए हैं उसमें क्या होता है, उसमें आप कैसे समझेंगे ये बात को। देखिए, पावर होती है हमारी वाट, ये कितनी पावर आपके पास जा रही है, कितनी पावर का आपका कनेक्शन है। तो वाट जो होती है वो बहुत छोटी यूनिट होती है। तो 1 किलोवाट हम लेकर के चलते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। एनर्जी निकालने के लिए हम इसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू टाइम इज इक्वल टू जूल आता है हमारा, है ना। अब 1 किलोवाट पर आर के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो क्या होगा हमारा 1000 इंटू आर में कितने होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं, यानी कि 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हमारा 3600 इंटू 1000, ये हो जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10 to the पावर 1 2 3 4 5 6 किलोवाट पर आवर। ये हमारा जो कमर्शियल आप एनर्जी मीटर देखते हैं अपने घरों में लगा हुआ, उसमें हमारी जो रीडिंग आती है वो किलोवाट पर आवर में आती है। इतनी बात समझ में आई।